नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुजरात में अभी विधानसभा चुनावों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन गुजरात के चुनावी चक्रव्यूह में कॉमन सिविल कोड की एंट्री हो गई है। वैसे तो गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है, लेकिन चुनावों से ऐन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड के लिए कमेटी के गठन का ऐलान कर भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सियासत में नया फॉर्मूला पेश कर दिया है। कॉमन सिविल कोड का चुनाव कनेक्शन एक बार फिर सामने आया है, क्योंकि कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के चुनावों से पहले भी उत्तराखंड में किया था। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर बीजेपी को कितने वोट मिले ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उत्तराखंड में कमल कैसे खिला ये सब ने देखा। अब उसी सफल दाव को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में भी खेल दिया है। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है और अब उसी प्रयोगशाला में बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड राग चुनावी समर में सियासत का सबब बन गया है। बीजेपी का इस पर क्या पक्ष है, विरोधियों को इस पर क्या ऐतराज है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एस चन्नी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता रत्नाकर सिंह साहब हमारे साथ होंगे, शब्बीर अहमद विद्रोही एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी मुस्लिम स्कॉलर साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल जाला भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात चन्नी साहब, जिस तरह से पूरा पार्टी ने खेल किया है, उत्तराखंड में किया था और आप गुजरात आते ही चुनाव से पहले आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये चुनावों से कोई कनेक्शन है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का? नहीं त्रिवेदी साहब, चुनावों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, उसका जो आर्टिकल है 44 पार्ट 4, उसमें ये उन्होंने पहले से लिखा हुआ 1950 से कि हमें एफर्ट करनी चाहिए कि जितनी हमारी डाइवर्स है पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है उनके लिए, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं या बेसिक राइट्स हैं, वो कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी विशेष श्रेणी से हो, उनके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो तभी जो रूल ऑफ लॉ है वो एप्लीकेबल हो सकता है। और इसी ही संबंध में जो ये 3 तलाक वाला मामला भारत सरकार ने हल किया उसका, और उसके साथ लोगों को बहुत। चन्नी साहब, कितने समय से गुजरात में आपकी सरकार है? क्योंकि मैं गिन नहीं पा रहा, 95, 6, 8, 9, 2000, 2001, 27 ईयर्स, और इस सरकार के भी, इस विधानसभा के भी पौने 5 साल खत्म हुए, 5 साल करीब हो गए। तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबा साहब अम्बेडकर, आर्टिकल 40 कुछ याद नहीं आया? अब जब चुनाव आए, क्योंकि आपको पता है, मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका पिछला चुनाव बड़ी मुश्किल से राम राम करते जीता था आपने। अब आपको लगा कि कहीं राम राम भी काम ना आए तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को काम में लिया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पब्लिक है, हमारी चाहे इलेक्टोरेट कह लो, वो बहुत, हम सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, मैं आपको बड़ी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ। उनको कोई आदमी किसी भी तरह से, या हम कहेंगे हम उनको कोई बेवकूफ बनाएंगे, ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है। और चुनाव के ऐलान से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले ये अनाउंस करने का क्या मायने है, मुझे ये समझाइए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और आपकी तो सरकार आने वाली है ना, आप कह रहे हैं, आनी है कि नहीं आनी है? नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो फिर चुनाव के बाद बना लेते। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब देखो एक टाइम में, देखो कितने साल हो गए, 72 साल जो हमारा संविधान लागू हुआ, तो अभी तक तो सारा कुछ हुआ नहीं है। और हर चीज का अपना अपना टाइम होता है। इससे ऐसे ही हिमाचल में प्रदेश में कमेटी बनी है, ऐसे ही उत्तराखंड में बनी है, वैसी कमेटी यहाँ बनाई है जो रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट विल केयर, और वो उसमें सभी तरह के सुझाव लेंगे, सभी तरह के सभी श्रेणियों को शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डिवीजन हो सोसाइटी की, और उसको सभी के कंसेंसस के साथ सभी। ठीक है, मतलब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो उत्तराखंड में कमेटी बनाई, हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, हिमाचल में कमेटी बनाई, अब गुजरात में चुनाव होने हैं तो गुजरात की कमेटी बनाई। रत्नाकर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। रत्नाकर जी, कांग्रेस की हालत वहां पर पहले ही मुश्किल में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इसको मुश्किल कर दिया कांग्रेस के लिए। पिछली बार भी आपने सोचा था, सपना देखा था कि बनाए,
अब इस बार तो वैसे ही पार्टी के बड़े नेता तो कोई जा नहीं रहे, फिर चन्नी साहब ने एक और दाव खेल दिया है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए विजय जी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से कांग्रेस के प्रति लोगों को आगाह करते नजर आ रहे हैं, कहीं साफ दिख रहा है कि डर उनके मन में बैठा है और ये उनको पता चल गया है कि आम आदमी जो जिसका जीवन आज त्रस्त है और वह इन 27 सालों में जो इनकी कुनीतियों का शिकार हुआ है, आज वो इनके कुशासन से जो अजीज आ चुका है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार वह चाहता है जहां पे सभी लोगों का विकास के बारे में सोचा जाए, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के विकास के बारे में नहीं सोचा जाए। तो ये साफ झकता है, साफ दिखता है। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो विजय जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कमेटी बनाए और ये बनाते भी है, कमेटी उत्तराखंड में भी बनाए और बहुत सारी चीजें जब करते हैं तो ये कमेटी बनाते हैं दिखावे के लिए। और अगर कमेटी बनाया है तो उसमें सारे धर्म के लोगों को का सलाह मशवरा, जो धर्म के उच्च पदों पे बैठे हैं, जो उनके संस्थाएं हैं उनके पदों पे बैठे हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर लें, क्योंकि हर धर्म की अलग एक संस्कृति होती है, अलग एक परिपाटी होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक धर्म को खुश करने के चक्कर में दूसरे धर्म के लोगों को सफर करना पड़े। तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन आम जनता के अधिकारों का पूरा ध्यान दिया जाए, उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो, ये जरूर ध्यान भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। मतलब आप बीजेपी के साथ हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में, ये आप कह रहे हैं? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया उसका हमें कोई कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हमारा विरोध सिर्फ ये है कि आप सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से उसमें भागीदारी दे और प्राथमिकता दे, ताकि उनके हितों की रक्षा वहां पे हो सके। मेरे कहने का यही मतलब है। ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे इन्होंने कश्मीर में परिसीमन किया तो अपने एरिया के हिसाब से इन्होंने परिसीमन कर लिया, बहुसंख्यक एरिया को एक जगह इकट्ठा कर दिया, अल्पसंख्यक एरिया को एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो वहां पे तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई ना। उसी तरह से कहीं यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, इसमें जो अल्पसंख्यक है अगर उनके अधिकारों को अगर हनन न किया जाए, मेरा यही कहना है, उनके अधिकारों को भी देखा जाए। ठीक है। बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, समाज के वरिष्ठ और बुद्धिजीवी वर्गों का जो है सलाह मशवरा लिया जाए और उसके हिसाब से ही ये किया जाए। जी, गुजरात को बहुत बारीकी से और गहराई से समझने वाले मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल जाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल साहब, आप तो गुजरात की एक एक सीट को, एक एक नेता को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये चुनाव आने के 2 दिन पहले, चुनाव का अनाउंसमेंट 2-3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या बताती है? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी या एक बड़ा पॉलिटिकल दाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ? आपकी आवाज नहीं मिल रही है मेहुल साहब, म्यूट आप। जी, अनम्यूट कर लें अपने को मेहुल। मेहुल जी के पास दोबारा लौटेंगे, एक बार कोशिश कीजिए कि उनसे बातचीत हो पाए। चन्नी साहब, ये बेचैनी क्यों है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लोग तो कह रहे थे कि चन्नी साहब की पार्टी वहां पे जीती जाएगी, फिर सरकार बनाएगी, लेकिन जैसे ही आज आपने ये किया तो मुझे लगा कि लोगों को शायद पता नहीं है। चन्नी साहब को तो पता ही है कि पार्टी बहुत मुश्किल में है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको अर्ज की, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको एक, जैसे हमारे रत्नाकर जी ने कहा है, मैं श्योर करता हूँ सभी को, जनता को, आपको, जो अपोनेंट्स हैं उसको, कि ये जो अब दोहरी जिम्मेवारी है, एक तो गुजरात में हमारी सरकार है और फिर नेशनल लेवल के ऊपर भी हमारी सरकार, तो ये दोहरी जिम्मेवारी जो है हमारे कंधों के ऊपर, उसके हिसाब से जितनी भी, खास करके इसमें डर लगता है माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी, तो वो माइनॉरिटी जितनी है उनकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होगी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी और उनकी सहमति के। देखो, ऐसा हम कभी काम नहीं कर सकते, ना सोच सकते हैं कि जिसमें हमारे जो सिटीजन है, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी माइनॉरिटी के हो, उनको हम नाराज करें, जहाँ उनकी जो तार है उनके ऊपर कंप्रोमाइज हो, तो हम कंप्रोमाइज नहीं हो। खास करके दीज आर दी बेसिक सिविल राइट,
जैसे हमारे फंडामेंटल राइट था, ये भी हम ये चाहते हैं कि एक साथ धीरे धीरे बने। जो बाबा जी अम्बेडकर ने हमें आदेश किया कि आर्टिकल 44 में कि आपने करना, गए तो बहुत टाइम हो गया, पर अब ये एक्सरसाइज शुरू हुई है। इसमें हम एक साथ लाएंगे। इसके साथ क्या होगा कि जो कोर्ट है वो डिफरेंट, जितने हमारे लॉज हैं, चाहे वो कितनी कैटेगरीज है माइनॉरिटी, सभी के वो डिफरेंट है। चन्नी साहब, इसका एक बात समझाइए मुझे। मैं जो समझता हूं चुनावों को, उसमें ये होता है कि यदि सरकार अपने कामकाज से संतुष्ट है, अपने कामकाज पे भरोसा करती है, तो फिर वो कामकाज का जिक्र करके चुनाव में आती है कि भाई देखिए ये काम हमने किया है, गुजरात में ये कर दिया, साबरमती का रिवर फ्रंट बना दिया, शी जिनपिंग को झूले में घुमा लिया, सब कुछ कर लिया जो जो करना था, अब आपको हमें वोट देना है। लेकिन जब खुद को ये लगता है कि नहीं, जो काम किया है उससे जीतना मुश्किल है, तो फिर आखिर में आप कुछ ना कुछ तीर निकालते हैं लड़ाई में। नहीं, ये आई एम सॉरी, शायद आपकी परसेप्शन होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपने तो न्यूट्रल व्यू देना है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, प्यूटन साहब ने क्या बयान किया जी, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट, एंड मोदी जी ने अपना एक बहुत एज ए पैट्रियट एक स्थान बनाया। ये उनका कहना है, हम नहीं कह सकते। और खासकर जब उन्होंने एक एज ए वर्ल्ड लीडर उन्होंने कहा कि भाई जो लड़ाई है वो सभी, मतलब मोदी साहब के भरोसे ही लड़ेंगे आप चुनाव, चाहे मुख्यमंत्री 3 बदल लो, लेकिन चुनाव लड़ना है मोदी जी के भरोसे ही। नहीं, मोदी जी तो हमारे परिवार कितना परेशान करते हैं आप उनको सर? उनको देश भर का काम देखना है, दुनिया का काम देखना है। आपके भूपेंद्र पटेल साहब थे, विजय रूपाणी जी थे, आनंदीबेन थी, सब कुछ छोड़ के आप फिर मोदी जी के लिए आ गए। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, जब ट्राई टू पुट वर्ड्स इन तो मैं मानूं। मैं ये कहता हूं, ये बीजेपी जो है, इसमें की जो कार्य करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मेरे जैसा हो, वो एक ही है। उनमें से कोई कहीं फर्क नहीं होता। उनकी कोई मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी की खास जिम्मेवारी है, किसी और की नहीं है। जो वहाँ की सरकार, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है और एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। और मैं आपको दोबारा फिर एश्योर करता हूँ कि हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिसके होने से हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ अस, दे आर वेरी मच इंडिया, दे बिलोंग टू अस, दे आर एम्बेसडर्स। तो हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे। और ये जैसे मैंने कहा कि दोहरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर पड़ गया। और एक मैं बात बता दूं आपको कि ये एक बहुत सिस्टम होता है, आप ये नहीं कह सकते कि हम ये वोटों के लिए कर। हमने एक नई जो को एक नया मुद्दा दिया है, जिसके साथ वो लोग सोचें कि हमें एक सार्थता लानी है, नहीं लानी, क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज लेफ्ट ओवर। ये आप नया नहीं हम कर रहे, ये तो पिछले 70 सालों से नहीं किसने किया, तो अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपको भी टाइम पर ही याद आ गया। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, आपने 27 साल में आपको याद आ गया। खैर, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल साहब, मुझे समझाइए, ये पूरा क्या है वोट कनेक्शन यूसीसी का? क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है, या वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर एक नया बड़ा दांव खेलना चाहती है? बिल्कुल, इसको चुनावी ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जाना चाहिए विजय सर। जिस तरह से दिवाली के त्योहार से पहले प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने ये कहा था कि भाजपा के उसमें कई सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं और बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र तक है। इसको चुनाव के ठीक तारीख की घोषणा होने से 3 दिन पहले ये घोषित कर देना कि कॉमन सिविल कोड, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू किया जाना है और इसका प्रारूप भी तैयार है। कहीं ना कहीं एक जो हाईकोर्ट के निवृत्त जस्टिस होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे और बाकी 3 सदस्य होंगे। परषोत्तम रूपाला ने सीधा सीधा साफ कहा। पर कहीं ना कहीं राजनीतिक आकलन से देखा जाए तो गोवा में कुछ अलग प्रावधान है, बाकी कुछ राज्य ऐसे हैं। ये केवल धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है जो परषोत्तम रूपाला ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि न केवल धर्म के आधार पर इसको लागू किया जा रहा है, बल्कि कई शिकायतें ऐसी है, कई कुछों में पर्सनल लो बोर्ड भी है। तो इसको एक छत के नीचे लाने की ये कोशिश है। कई सारी घरेलू समस्याएं हैं, संपत्ति का बंटवारा जैसी समस्याएं, शिकायतें गुजरात सरकार के पास कई सारी आई है। पर इसको जब केंद्र भी लागू कर सकता है, राज्य के पास धारा 44 के तहत राज्य के पास भी ये अथॉरिटी है,
जैसे पूछा गया परसोत्तम रूपाला जी को कि कब तक ये चुनाव के 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इस तरह से कहती है कि चुनाव आते ही इसने लागू कर दिया, तो जो हम जनहित की बात करते हैं और जनहित की बात जब भी करें, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, हम जब भी बात करते हैं जनहित की, तो जब भी से लागू होना है उस दिन से हम लागू कर रहे हैं। तो हर बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को आश्चर्य लगता है, कभी कहते हैं कि चुनाव के वक्त। इससे पहले भी परसोत्तम रूपाला ने ये कहा कि इससे पहले भी हमने धारा 370 हटाने की मांग की थी, हमारा नारा था, बीजेपी का नारा था। ये भी नारे में था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। तो अब जिन जिन नारों को पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो हमने कर दिखाया है या किया है या लागू किया है, इसमें भी लागू करने की ये कोशिश है। उन्होंने ये दावे के साथ कहा कि इसका टाइम पीरियड अब हम अभी नहीं बता सकते, पर जैसे ही कमेटी गठित होगी उसके साथ इसकी लागू करने की तारीख भी घोषित कर दी जानी है। और ये भी दावा किया कि अगली सरकार 2022 के दिसंबर में जब सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जिस तरह से ये ब्रह्मास्त्र उतारा है, इससे मुस्लिम समुदाय या आदिजाति समुदाय, मैं आपको बताऊं विजय सर कि आदिजाति समुदाय में भी कई सारे अलग अलग कायदे कानून लागू हैं। जैसे 3 से 4 बीवी कर लेना, जो मुस्लिम समुदाय में भी, आदिजाति समुदाय में भी है, गोवा में भी कुछ और प्रावधान है। तो इसको किस तरह से ये एक दायरे में, एक छत के नीचे ला रहे हैं। और कमेटी जैसे बैठेगी, रिटायर्ड जस्टिस गुजरात हाईकोर्ट के जो है उनकी अध्यक्षता में बाकी 3 सदस्य होंगे। दो बातें मुझे समझाइए। एक तो ये कि क्या इस फैसले से जो गुजरात का चुनाव है वो कम्युनल फ्रंट पर बटेगा, कम्युनलाइज होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, आज केजरीवाल साहब भी वहां पर हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री से पूरा जो इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है वो गड़बड़ा गया है? बिल्कुल विजय सर, इलेक्टोरल जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है। जो भीति भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है वही भीति कांग्रेस के खेमे में भी है। अब किसको कितना नुकसान, कितना फायदा है, क्योंकि कांग्रेस इसको बीजेपी की बी टीम गिनवा रही है, केजरीवाल एंड कंपनी को। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब 2022 का गढ़ जीतने की जद्दोजहद में, ऐसे में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू करने का जो फैसला लिया गया है गुजरात की अंतिम कैबिनेट में, आ चुकी 1 तारीख के दोपहर के बाद संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 30, 31 और 1 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में है। कई विकास योजना का लोकार्पण करना है, उसके साथ साथ बड़ौदा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इसको लॉन्च करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो धर्म आधारित बात है, मैं आपको एक निशान के तौर पे दिखाता हूं कि यहाँ पर ये राष्ट्रवाद रहेगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन चारों को अंगूठियों के तौर पर बनाकर अगर आप देखें तो ऊपर राष्ट्रवाद है। ये बीजेपी का ये समझा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से कि इसको राष्ट्रवाद के तहत लागू किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सारे धर्म को सम्मिलित कर ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लागू करने की गुजरात सरकार की कोशिश है। अब इससे देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में एक राजनीतिक विशेषज्ञ है जिनसे हमने बात की थी, देवेंद्र पटेल, उन्होंने भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फायदा लेने का एक रास्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड से निकाल लिया है अगले चुनाव के लिए। जी, राष्ट्रवाद, इस पर चर्चा होगी। मेहुल साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे आपसे फिर जुड़ेंगे। कौसर हसन मजीदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मजीदी साहब, क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो नाराज होंगे या उनको भी अब इसमें शामिल हो जाना चाहिए? ये रोज रोज इस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होने की बात क्यों करते हैं? धन्यवाद विजय जी, आपने बोलने का मौका दिया। इस पर मेरी स्पष्ट राय है। मैं तो संविधान को सर्वोपरि मानता हूं और हमारे देश का जब संविधान रचा जा रहा था तो उस समय ही उसमें ये प्रावधान किया गया था कि आने वाले समय में राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। चुनावी समय छोड़ दिया जाए और राजनीति छोड़ दी जाए तो ये कदम जो उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम महिलाओं के हित में बहुत अच्छा होगा। विजय जी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में मुस्लिम महिलाओं की क्या हालत हो चुकी है, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मैं सभी समाज की महिलाओं की बात करता हूं, लेकिन आज खासतौर से मुस्लिम समाज की महिलाओं की बात कर रहा हूं कि किस तरह से मनगढ़ंत हदीसों के आधार पर ये कहा जाता है कि
अगर तुम्हारे पति के पूरे शरीर में पीप उत्पन्न हो गया है, उसको चाट लोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। और अगर तुम्हारा पति नाराज हो गया तो तुमको रात भर तुम्हारे ऊपर फरिश्ते लानत भेजेंगे। तुम्हारा पति तुमको जो है परेशानी के हालत में भी अगर ऊँट पे भी बुला रहा है तो तुमको आना चाहिए। बदले में उस स्त्री को चाहे गालियां दी जाए, उसका तिरस्कार किया जाए, तो मजीदी साहब अपमान आप किया जाए, कुछ भी किया जाए, मजीदी तो साहब, जो जी। भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला है, इसको आप मतलब वोट पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ते? नहीं, चुनावी सब परिदृश्य में ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले को पहले लेना चाहिए था और उन्होंने इसको लागू नहीं किया। बाकायदा इसकी एक कमेटी बनाई है जो अवसर तलाश करेगी कि क्या इसको लागू किया जा सकता है या नहीं। मतलब लागू करने की दिशा में प्रयास किया गया, अभी लागू नहीं किया गया। हमारे साथ रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी, जैसे मेहुल भी समझा रहे हैं बात को, क्योंकि एक तो आपके कोई नेता आ नहीं रहे, बड़े नेता। राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा पे, कांग्रेस जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? भारत जुड़ेगा। सोनिया जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रियंका जी का भी पता नहीं है, नए अध्यक्ष आए हैं, तो कांग्रेस की तो रैलियां कुछ हो नहीं रहा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब लोग कर लिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस पूरे इलेक्शन में कहीं पर है नहीं। और उसके ऊपर चन्नी साहब ने ये आपका यूसीसी का और कर दिया, जिसको आप ना चाहते हुए भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम इनके साथ ही हैं। देखिए विजय जी, रही बात कांग्रेस की, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आज जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, पूरे गुजरात में हमारे लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस उनके हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जो एक जो वादा करती है, चुनावी वादा करती है, वो किस तरह से सिर्फ चुनावों तक सीमित रह जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी जी भी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो यह संदेश पूरे देश में जा रहा है कि आज का परिदृश्य देख लीजिए, जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने पूरे देश में शुरू कर दिया है। अभी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात कर लूं तो कहीं ना कहीं यह चुनाव के परिदृश्य में ही किया गया है। अगर चुनाव के पहले भी कर सकते थे ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि यह हिंदू हितैषी है और इनसे बड़ा हिंदू हितैषी और धर्म का ठेकेदार और राष्ट्रवादी कोई नहीं है। लेकिन है जबकि इनका एकदम बिल्कुल उल्टा, ये छद्म राष्ट्रवादी है और फर्जी हिंदू के ठेकेदार हैं। अगर ये हिंदू के ठेकेदार अगर हिंदू हितैषी रहते तो आज हिंदुओं की महंगाई, जो घरों में महंगाई बढ़ गई है, तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी, जो हिंदू घरों में लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, जरा ये मैं पूछना चाहता हूं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं विजय भाई, अभी हमारे भाई जो कह रहे थे कि महिलाओं के बारे में, कि यह सरकार कहीं ना कहीं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है उसमें महिलाओं की रक्षा होगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इस सरकार का इंटेंशन जो है वह बलात्कारियों को रिहाई करने का होगा, प्रधानमंत्री जी लाल किला पे बोलते हैं कि हम महिला हितों की रक्षा करेंगे और अगले दिन बलात्कारियों को रिहाई करवा दिया जाता है, फूलमाला से स्वागत किया जाता है, तो इनका जो एक इंटेंशन है वो समझने की कोशिश करिए। ठीक है रत्नाकर जी, मेरे पास वक्त कम है। चन्नी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शब्बीर साहब, रत्नाकर जी आपका शुक्रिया, कौसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेहुल मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है, चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। ये इशू कितना इलेक्शन पर असर डालता है, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।